सभी को नमस्कार। मैं महेंद्र चौधरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर आपसे आज बात करने के लिए वापस आ गया हूँ। आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आगे जो रिसेंट जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके अंदर, और जनरल डिस्कशन के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इबोला। इबोला वायरस जो है, वो आपने पहली बार इसका नाम नहीं सुना होगा, आपने पहले भी इसके बारे में काफी बार सुन रखा होगा। लेकिन अब ये इबोला एक बार वापस आ चुका है, एक नए सिरे से, एक नए वेरिएंट के साथ में, जो काफी खतरनाक हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है, जिसके अंदर हम बात करेंगे आज की किस तरीके से ये आगे स्प्रेड होता है और क्या-क्या चीजें इसके अंदर रिसेंट अपडेट्स आपको देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। इबोला वायरस जो है, उसको आउटब्रेक घोषित कर दिया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। अब डब्ल्यूएचओ के द्वारा जब ये आउटब्रेक घोषित हुआ है, तो ये डब्ल्यूएचओ आउटब्रेक किसी को किस चीज के लिए घोषित करता है? तो इबोला वायरस का जो सबसे पहला जो केस है, याद रखिएगा, जो इबोला का जो सबसे पहला केस है, इबोला वायरस का, वो 5 मई को देखने को मिला था। 5 मई को यहाँ पर इसका केस देखने को मिला था, इसका स्प्रेड देखने को मिला था। फिर डब्ल्यूएचओ को लगा कि हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन 15 मई में आते-आते यहाँ पर डब्ल्यूएचओ को समझ में आ गया कि भाई अब हमारे कंट्रोल में ये चीजें नहीं रही है, अब हम इसको आगे और ज्यादा अपने लेवल पे इसको मैनेज नहीं कर सकते। तो इसके तहत 2005 में कन्वेंशन हुआ था डब्ल्यूएचओ के अंदर, उसके अंदर इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के आर्टिकल 12 के तहत वहां पर एक क्लॉज ऐड किया गया था कि किसी भी डिजीज को पीएचईआईसी घोषित करने के ऊपर। अब पीएचईआईसी क्या होता है? दिस इज द पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, जो आर्टिकल 12 के तहत, जो 2005 की रेगुलेशन आर्टिकल 12 के तहत इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनल कंसर्न के तौर पर इसको घोषित किया गया है। अब अगर इसकी बात करें, तो किसी भी चीज को और कौन करता है? द डायरेक्टर जनरल इसको इस तरीके से घोषित करता है। सबसे पहले कैसे करते हैं कि कोई भी इवेंट होता है, सबसे पहले उस इवेंट की जानकारी ली जाती है, टीम गठित करी जाती है, कमेटी बनाई जाती है, फिर कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देती है, फिर डायरेक्टर जनरल का डिसीजन आता है, और उसके बाद में पता चलता है अगर ये कंट्रोल नहीं हो रही है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा बेटा? जैसे पीएचईआईसी इसको घोषित करना पड़ेगा। उसके तहत वही सारी चीजें, केस ट्रैकिंग वगैरह, इंटरनेशनल कंट्रीज को कम्युनिकेट करना और उसकी इमरजेंसी के बारे में बताना, साथ में जो ट्रैवलिंग वगैरह हो रही है उसके ऊपर किस तरीके से रेस्ट्रिक्शन प्लस क्वारंटाइन वगैरह के लिए उसको नई रेगुलेशन बनाना। तो इसके अंदर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो याद रखिएगा, 5 मई को इसका केस देखने को मिला था, 15 मई को डब्ल्यूएचओ को समझ में आ गया कि दिस इज अ रियली पीएचआईसी कंडीशन फॉर दिस वन। इबोला की बात करी जाए, तो ऐसी कोई पहली बार ये बीमारी नहीं है जिसको कोई इंटरनेशनल अपन इस तरीके से कंसर्न के अंदर घोषित किया है। इबोला उससे पहले बीपीएचआईसी की कैटेगरी में 2014, 2019 और 2020 के अंदर ये अपना नाम शुमार कर चुका है इसके अंदर। तो इसके लिए पहली बार नहीं है। कोविड को 2020 में कोविड-19 जो हुआ था, दैट्स अ पीएचईआईसी। पीएचईआईसी जिसको घोषित किया जाता है, मंकी पॉक्स 2022 के अंदर, पोलियो 2014 के अंदर, जीका वायरस 2016 के अंदर। ये कुछ पीएचईआईसी के पुराने एग्जाम्पल हैं। क्लियर? अब इबोला वायरस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखो, इबोला वायरस की जो सबसे पहली इसकी थोड़ा हिस्ट्रिकल कंटेक्स्ट की बात कर लेते हैं, जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में पता चला कि आपकी एक रिवर है इबोला। ये इबोला रिवर आपको यूजुअली देखने को मिलती है अफ्रीका के युगांडा प्रांत में, युगांडा और डीआईसी प्रांत के अंदर ये आपको रिवर देखने को मिलती है। डीआईसी डोमिनिक डीआरसी सॉरी डोमिनिक सॉरी इट्स अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उनके अंदर यूजुअली, जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके अंदर से आपकी इबोला रिवर निकलती है, और साइड में आपका युगांडा देश है, उसको भी ये ज्वाइन करती है। तो सबसे पहले 1996 के अंदर इसका सबसे पहला केस देखने को मिला था। तो वहां से सबसे पहले इबोला रिवर के साइड में मिला, इसलिए हमने इसको क्या बोला? इबोला वायरस हमने इसको घोषित किया। इबोला वायरस जो होता है वो आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है, याद रखिएगा। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है, नेगेटिव सेंस का वायरस है। अब आरएनए वायरस के अंदर भी पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस होता है। एक दिन हम इसके बारे में भी एक शॉर्ट के अंदर बात करेंगे कि अब यहां पर अगर बात करें, तो इबोला वायरस की बहुत सारी स्पीसीज हैं, है ना, और उनकी लोकेलिटी के बेसिस पे उसको अपन नाम देते हैं। जैसे कि आपके जियारे इबोला वायरस है, सूडान इबोला वायरस जो सूडान में, बुंडी बुगियो इबोला वायरस है, ये ताई फॉरेस्ट इबोला वायरस है, रेस्टोन इबोला वायरस है, और बोम्बाली अगर बात करी जाए तो इबोला वायरस है ना। तो ये अलग अलग। अभी जो इंटरनेशनल कंसर्न वाली चीज होती है ना, वो है आपका बुंडी बुगियो इबोला वायरस। यहां पर अगर मैं बात करूंगा युगांडा और डीआरसी के पे, यहाँ पर अगर बॉर्डर पे देखोगे तो एक एरिया है जिसका नाम है बुंडी बुगियो डिस्ट्रिक्ट। इसके अंदर सबसे पहले इसके ये स्ट्रेन देखने को मिला है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? बुंडी बुगियो
इबोला वायरस। अब ये बुंडी बुग्यो इबोला वायरस की अगर बात करी जाए तो ये जूनोटिक कंडीशन का मतलब होता है कि अगर मैं किसी भी बीमारी की बात करूं, अगर वो एनिमल से ह्यूमन के अंदर स्प्रेड हो रही है, एनिमल से ह्यूमन के अंदर स्प्रेड हो रही है, तो ऐसी बीमारी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? ये जूनोटिक बीमारी, जूनोटिक कंडीशन। तो ये जूनोटिक कंडीशन है। इसका जो नेचुरल रिजर्वायर है ना, वो है फ्रूट बैट्स। कौन से बैट है बेटा? फ्रूट बैट। ये ज्यादातर उन एरिया में देखने को मिलते हैं जहां पर ज्यादा बड़े फल लगते हैं, जैसे कि अमरूद वगैरह के जैसे बड़ा फल होता है वैसे। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो सबसे पहले आपको ये फ्रूट बैट के अंदर, या इसको फॉक्स बैट भी काफी बार कह सकते हैं, आप इसका मुंह देखो काफी बड़ा बैट होता है, ये फॉक्स बैट भी कह सकते हैं। यहां से ये यूजुअली क्या होता है? स्प्रेड होता है इसके सलाइवा के थ्रू या इसके बॉडी फ्लूइड के थ्रू। आपके जो बुश मीट एनिमल होते हैं, जो झाड़ियों के अंदर एनिमल रहते हैं, जैसे कि गोरिल्ला वगैरह हो गए, हिरण वगैरह हो गए, इनके अंदर सबसे पहले ये आपको फैलता देखेगा। वहां से जब इंसान इनको कंज्यूम करेगा तो इंसानों के अंदर वहां से ये फैलता है, और एक बार एक इंसान के अंदर फैल गया तो फिर वह धीरे धीरे एक दूसरे से अंदर फैलना ये शुरू हो जाता है। तो इसके अंदर याद रखना, डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सॉरी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा के अंदर आपको इसका देखने को मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इस वायरस के बारे में पता कब चला? 2007 के अंदर पता चला, लेकिन उसके बाद में इतना ज्यादा इसके बारे में कोई कंसर्न नहीं था, कि ज्यादा कोई इतना यहाँ पर आपको इसका फैलाव नहीं देखने को मिला था। तो उसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करें तो इसका जो वायरस होता है ना, वो आरएनए वायरस होता है, और आरएनए वायरस के अंदर मैंने हांटा वायरस वाली वीडियो के अंदर बेटा बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दैट वीडियो। उसके अंदर आपको आरएनए वायरस और किस तरीके से ये होस्ट सेल को ट्रैप करता है उसके बारे में भी आपको काफी बेटर तरीके से उसके अंदर आइडिया लग जाएगा। तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दैट हांटा वायरस वीडियो। उसके अंदर आपको आरएनए वायरस की स्ट्रक्चर और उनके बारे में आपको जानने को मिलेगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि बुंडी बुगियो वायरस जो होता है वो स्प्रेड कैसे होता है बेटा। तो बुंडी बुगियो वायरस का जो सोर्सेस रहता है वो रहता है इन्फेक्टेड पर्सन का बॉडी फ्लूइड। अब वो बॉडी फ्लूइड वॉमिटिंग के अंदर भी हो सकता है, सलाइवा के हो सकता है, सीमन भी हो सकता है। तो जो बॉडी फ्लूइड के जो एक्सपोजर के अंदर अगर दूसरा पर्सन आएगा तो उसके अंदर ये होने का चांस कैसा रहता है? ज्यादा होता है बेटा। यस, हांटा वायरस के अंदर ये थी कि ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत कम ट्रांसफर हो रहा था, इसलिए इतना ज्यादा सीरियस नहीं था। लेकिन बुंडू बुगियो वायरस की अगर बात करी जाए तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन काफी जल्दी स्प्रेड होता है बेटा, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू फैलता है। जब भी पर्सन किसी अफेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट, बॉडी फ्लूइड के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, तो जैसे ही उनके कॉन्टेक्ट में आएगा पर्सन के अंदर, इसका जो यूजुअली इंक्यूबेशन पीरियड रहता है वो 2 से 21 दिन का रहता है। मतलब इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है बच्चों, जब वायरस बॉडी के अंदर एंट्री करने से लेकर उसके फर्स्ट सिम्टम आने तक का जो यूजुअली पीरियड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये 2 से लेकर 21 दिन के अंदर पर्सन के अंदर क्या सिम्टम आएंगे? फीवर आएगा बच्चों, सीवियर हेडेक होगा, मसल पेन होगा, वीकनेस एंड फटीग होगी, सोर थ्रोट होगा, वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगा, और अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। अब ये समझना जरूरी है कि अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग इसके अंदर क्यों देखने को मिलती है। तो अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग के पीछे का बच्चों रीजन है कि इसके अंदर यूजुअली ये क्या करता है, जो इबोला वायरस जो होता है, इबोला वायरस, ये आपकी सीधी की सीधी डब्ल्यूबीसी को अटैक करता है, और उसमें भी किलर सेल्स को अटैक करता है। किलर सेल्स को अटैक, और किलर सेल के अंदर भी अगर याद रखना है तो आपको कौन सी, जो डेंड्राइटिक सेल होती है, डेंड्रेटिक सेल जो होती है उनको ये अटैक करता है। और डेंड्रेटिक सेल आपकी वो सेल होती है जो अलग अलग तरह के साइटोटॉक्सिक किलर्स को एक्टिवेट करने का काम करती है। तो सबसे पहले इसी को ट्रैप कर लेता है और आसपास की सेल्स को बोल देता है आई एम एब्सोल्युटली फाइन, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो किसी को शक भी नहीं जाता। लेकिन आरएनए वायरस से बहुत रैपिडली मल्टीप्लिकेट करता है बेटा, इसके पूरे के पूरे अंदर के सिस्टम को हैक कर लेता है। रैपिडली मल्टीप्लिकेट करने के बाद में इसकी मेम्ब्रेन को डैमेज करके दूसरी सेल के ऊपर भी अटैक करता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो मैक्रोफेजीज और जो मोनोसाइट्स होती है उनको इन्वॉल्व करता है। और जब ये इन्वॉल्व हो जाती है मोनोसाइट्स वगैरह, तो ये क्या करती है, कैपिलरी परमिएबिलिटी को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से वहां पर न्यूट्रोफिल्स वगैरह होती है, वो एक्स्ट्रा वेसेशन की वजह से आपका बाहर शिफ्ट होता है। अब उसकी वजह से और ज्यादा परमिएबिलिटी बढ़ती है और कैपिलरी से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है बेटा। और ब्लीडिंग होने की वजह से आपको इंटरनल बॉडी हेमरेज इसके अंदर देखने को मिलेगा। पेशेंट के अंदर सडनली इतना ब्लड लॉस हो जाता है कि पेशेंट वेंट इनटू अ शॉक। अब ये कंडीशन इसलिए और ज्यादा खतरनाक है बेटा, क्योंकि ये जो वायरस है वो धीरे धीरे यहां से निकल के बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को भी डायरेक्टली ऑर्गन को अफेक्ट करना स्टार्ट करेगा, जैसे लिवर, किडनी, लंग्स, और मल्टी ऑर्गन फेलियर यहाँ पर कॉज कर सकता है। इसको बचाने के लिए बॉडी अपना आखिरी प्रयास करती है, जिसको बोलते हैं अपन साइटोकाइन स्टॉर्म करती है। लेकिन उसकी वजह से कंडीशन और ज्यादा वर्स्ट हो जाती है, क्योंकि साइटोकाइन स्टॉर्म के अंदर बॉडी को मैनेज करने के लिए कुछ तो सेल्स चाहिए होगी। सारा का सारा ब्लड बाहर चला गया, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो चुकी है, ऑर्गन काम नहीं कर रहे हैं, और पर्सन की क्या हो जाती है बेटा, इस डेथ हो जाती है। तो दिस इज वेरी सीवियर कंडीशन। तो इसके अंदर डेथ होने का हर लगभग 10 में से 6 लोगों की डेथ का इसका हिस्ट्री है, ये कहती है बेटा। बाकी ये कंडीशन अभी नई है, अभी इसके केस अंडर सर्विलेंस है, किसी भी तरह की कोई इसके अंदर फिलहाल वैक्सीन नहीं हुई है इसके लिए डेवलप, लेकिन अथक प्रयास किए जा रहे हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका इस बीमारी से बचने का बेटा यही है कि आप जितना अपना बचाव करें उतना ही ज्यादा
इससे बचाव करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हैंड हाइजीन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हैंड हाइजीन, क्योंकि कॉन्टैक्ट से फैल रही है बेटा। यस, दूसरा होता है यूज फेस मास्क, तीसरा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब अफेक्टेड पर्सन के अंदर कॉन्टैक्ट में कितने लोग हैं, आइसोलेशन और अफेक्टेड पर्सन का आइसोलेशन, और जो कॉन्टैक्ट में आए हैं उनका क्वारंटाइन करना है। क्वारंटाइन इज द हेल्दी आइसोलेशन। क्लियर है? और आइसोलेशन जो होता है यूजुअली उसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो बेसिकली सिम्टोमेटिक और सेफ बरियल, इसके अंदर यूजुअली जो बॉडी होता है उसको प्रॉपर्ली बरियल करना जरूरी है, क्योंकि अगर वहां से भी बॉडी प्रॉपर्ली बरियल नहीं किया गया तो वहां से भी पर्सन फर्दर एक्सपोज के अंदर हो सकते हैं और कंडीशन और ज्यादा स्प्रेड हो सकती है। तो बच्चों, कंडीशन काफी सीरियस है, इसलिए कहते हैं कि सतर्कता ही सबसे बड़ी आपकी पूंजी है। इसके अंदर आप सतर्क रह के ही बच सकते हैं। अपने आप को सुरक्षित रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। सरकार अपना प्रयास करेगी, आपको भी अपनी तरफ से अपना पूर्ण प्रयास करना है कि आप सारी चीजों को फॉलो करें। अगर किसी तरह के सिम्टम आते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें। बाकी प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, और डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द आवर चैनल, क्योंकि ऐसी तरह की अपडेट और नई वीडियोस के बारे में हम इसी चैनल के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो स्टे ट्यून विद द नर्सिंग एक्सपर्ट्स। थैंक यू सो मच।